आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सदर जमहूरिया ने सरमाए इजलास बुलाने की तजवीज को दी मंजूरी। पार्लियामेंट का सरमाए इजलास 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। कई अहम बिलों पर होगी बहस। झारखंड के इंतखाबी मुहिम में राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की मुहिम को किया तेज। योगी आदित्यनाथ ने कोडरमा में जात पात के नाम पर तकसीम करने वालों पर तनकीद की। कांग्रेस सदर खड़गे ने पार्टी की मुहिम की कमान संभाली। महाराष्ट्र की सियासी जंग का माहौल हुआ गर्म। शरद पवार, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे ने चलाई इंतखाबी मुहिम। कनाडा में मंदिर पर हमले पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने किया गहरी तशवीश का इजहार और कहा कि ब्राम्पटन में हमले के बाद हिंदू बिरादरी सड़कों पर उतरी और साथ में जस्टिन ट्रूडो हुकूमत के खिलाफ नारे। अमेरिका के 47वें सदर के लिए वोटिंग हुई शुरू। जल्द वाजे हो जाएगा ट्रंप कार्ड चलेगा या हैरिस का जादू। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। 18वें लोकसभा का पहला सरमाए इजलास 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक जारी रहेगा। सदर जमहूरिया ने हुकूमत हिंद की सिफारिश पर 25 नवंबर से 20 दिसंबर 2024 तक सरमाए इजलास 2024 के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को बुलाने की तजवीज को मंजूरी दे दी है। इस सेशन में कई अहम बिल पेश किए जा सकते हैं। 26 नवंबर को यौम दस्तूर के मौके पर ऐवान दस्तूर के सेंट्रल हॉल में आइन को अपनाने की 75वीं सालगिरह के मौके पर एक प्रोग्राम मनाया जाएगा। रांची में एक जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए सीनियर बीजेपी रहनुमा राजनाथ सिंह ने हेमंत सोरेन हुकूमत पर तनकीद किया और उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की उम्मीदवारी की तजवीज पेश करने वाले एक थे मंडल मुर्मू, जिन्होंने तजवीज पेश की थी कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने माहौल को देखते हुए फैसला किया कि वो बीजेपी की हिमायत करेंगे। मंडल मुर्मू समझ गए कि अब जेएमएम की कश्ती डूब रही है और कोई भी डूबती कश्ती पर नहीं बैठना चाहेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी, उनके जो एक प्रस्तावक थे मंडल मुर्मू, प्रस्ताव किया था कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हवा का रुख देखते हुए मंडल मुर्मू ने फैसला कर लिया कि हम प्रस्तावक से अपना नाम वापस लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी का हम समर्थन करते हैं। मंडल मुर्मू ने इस बात को समझ लिया कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की नैया डूब रही है। दीपावली का त्योहार अभी अभी गुजरा है, इनके बारे में भी कहना हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, तीनों के बारे में कहना चाहूंगा कि ये सभी दिवाली के दगे हुए पटाखे हैं। झारखंड की डेल्टनगंज असेंबली सीट बहुत अहम सीट मानी जा रही है। इस बार बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सख्त मुकाबला है। कांग्रेस ने झारखंड हुकूमत के साबिक वजीर के.एन. त्रिपाठी को मैदान में उतारा है और बीजेपी ने 2 बार के बीजेपी एमएलए आलोक चौरसिया को मैदान में उतारा है। डीडी न्यूज के नुमाइंदे सोमेश पटेल ने आलोक चौरसिया से खुसूसी बात की। झारखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और राजनीतिक पार्टियों के नेता चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए डाल्टनगंज से बीजेपी प्रत्याशी आलोक चौरसिया जी हैं, जो 2 बार के विधायक रह चुके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ झारखंड में चुनाव लड़ रही है और मुद्दा सिर्फ यही है कि झारखंड में जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में लूट मचा हुआ है, भ्रष्टाचार मचा हुआ है, ऐसे जनता त्राहिमाम है। जिस कार्य को लेकर वर्तमान की सरकार इसे यहाँ पे सरकार बनाए थे, युवाओं को रोजगार के लिए, महिलाओं को सुरक्षा के लिए, अन्य ऐसी परमंडल में रोजगार के लिए, तो कहीं ना कहीं वो सब धराशाही होते नजर आ रहा है। जनता का एक ही विश्वास है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना है। जो युवाओं के साथ जो अभद्रता किया गया, महिलाओं के साथ जो अभद्रता किया गया, वो तमाम चीजों को, और अब आज के युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज के तमाम वैसे छात्र हो, छात्राएं हो, बच्चे हो, बच्चियां हो, सारे के सारे लोग को दिमाग में एक ही है कि अगर कोई भाजपा को झारखंड को बचा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है। मोदी जी के नेतृत्व
नेतृत्व में केंद्र में सरकार चल रहा है और राज्य में भी हमें भाजपा एनडीए की सरकार हो, ताकि डबल इंजन के साथ डबल विकास और क्षेत्र का उन्नति। तो आप साफ तौर पे सुन रहे थे डाल्टनगंज से बीजेपी प्रत्याशी आलोक चौरसिया को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी यहाँ पर जो झारखंड में एनडीए गठबंधन की सरकार है, 5 साल में इन्होंने जो करप्शन भ्रष्टाचार किया है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर हम उनसे वोट मांग रहे हैं। अपने कैमरा सहयोगी विजय तिवारी के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, डाल्टनगंज, झारखंड। और महाराष्ट्र के नायब वजीर आला और सीनियर बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस ने आज नागपुर साउथ वेस्ट असेंबली हलके में इंतखाबात में अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए एक रोड शो किया। रोड शो के दौरान उन्होंने डीडी न्यूज के नुमाइंदे से खुसूसी बातचीत की। बातचीत में देवेंद्र फडणवीस ने मुकम्मल अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने का दावा किया। देवेंद्र फडणवीस अपनी विधानसभा में इस समय प्रचार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक बड़ा जन सैलाब इनको यहां पर समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है। देवेंद्र जी, आप पहली बार प्रचार में उतरे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं अपने क्षेत्र में? देखिए, 5 बार यहाँ की जनता ने मुझे चुनकर दिया है, 6ठी बार मैं वापस मैदान में हूँ। जनता का बहुत प्यार है, बहुत अच्छा मुझे प्रतिसाद भी मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता बहुत अच्छे वोटों से मुझे चुनकर देगी। मैं अपने क्षेत्र में बहुत कम समय दे पा रहा हूं, लेकिन जितना भी समय दूंगा उसमें जनता खुश है। कल कई सारे बागियों ने नामांकन वापस ले लिया है, अभी भी कुछ लोग रह गए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, 99% बागियों ने तो नामांकन वापस ले लिया है। अब बहुत कम बागी बचे हैं। जो 1% बचे हैं उनको ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। बात की जा रही है मुख्यमंत्री पद को लेकर और आपको लगातार विपक्ष भी घेर रहा है। उसका कहना है कि अभी तक महायुति में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है। विपक्ष पहले अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बता दे। हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो चेहरा बताए। राहुल गांधी कल संविधान सम्मान के लिए नागपुर ही आ रहे हैं। लगातार संविधान को लेकर जो है इंडिया गठबंधन जो है मुद्दा बना रहा है। देखिए, फेक नैरेटिव एक बार चलता है, बार बार नहीं चलता। अब उनकी नौटंकी जनता जान चुकी है, अब ये काम नहीं आने वाली। महायुति कितनी सीटों पर देवेंद्र जी इस बार जीतने जा रही है? आपकी जीत की हैट्रिक कितनी बड़ी होगी? पूर्ण बहुमत। हमारे साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिनका कहना है कि इस बार महायुति पूर्ण बहुमत के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, नागपुर। और महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के लीडर सुनील रावत की जानिब से इंतखाबी मुहिम के दौरान शिवसेना शिंदे धड़े की खातून उम्मीदवार सुवर्णा करंजे को बकरी कहने के बाद हंगामा बरपा हो गया। शिवसेना की उम्मीदवार शायना एनसी ने सुनील रावत पर हमला करते हुए कहा कि खवातीन ताकत का रूप होती हैं, औरत को बकरी कहना तौहीन है। मुंबई और महाराष्ट्र के अवाम इस महाविनाश अघाड़ी पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। महिला शक्ति का रूप है और ये उबाटा सेना हमारा अपमान लगातार करते जा रहे हैं। महिला को बकरी बुलाना, मुझे लगता है ये ना सिर्फ निंदाजनक है, महाराष्ट्र की हर एक महिला उठ के मुंह तोड़ जवाब देगी। एक तरफ माल, एक तरफ बकरी, कहां से निकल रही है ये मनस्थिति और मानसिकता? और कांग्रेस पार्टी जिनका अलायंस है, कांग्रेस में चुप्पी। एक तरफ प्रियंका गांधी बोलती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कहाँ लड़ रहे हैं? बल्कि आप हमें खत्म करने पे उतरे हैं, लेकिन हम खत्म नहीं होंगे। हम कोई बकरी या माल नहीं है, हम देश की बेटी है, देश की बहन। और यहाँ तक मैं कहूंगी कि मुंबई और महाराष्ट्र मुंह तोड़ जवाब देगी इस महाविनाश अघाड़ी को। और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने झारखंड के हजारीबाग में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए एक बार फिर जात पात के नाम पर तकसीम करने वालों पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख गवाह है कि जब भी जात पात के नाम पर तकसीम हुई है, हमेशा नुकसान उठाया है। भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है,
जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। इनको देश इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर बदउनवानी का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि पहले बाहर से आने वाले लोगों ने मुल्क को लूटा और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर वोटों के बदले अवाम में पैसे बांट रहे हैं। विरासत और विकास का समन्वय कैसे होना चाहिए, सुरक्षा और सुशासन का बेहतर समन्वय कैसे होना चाहिए, ये केवल और केवल भाजपा इसका उदाहरण प्रस्तुत कर सकती है। और डबल इंजन की सरकार जैसे भी हरियाणा ने निर्णय लिया, ऐसे ही झारखंड के अंदर ये भ्रष्टाचार की चंडी, सुरक्षा में सेंध लगाने वाली, माफियाओं को प्रश्रय देने वाली, अराजकता को, गुंडागिर्दी को यहां पर बढ़ाने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का, आरजेडी का जो इंडी गठबंधन है, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, राष्ट्र के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इन्हें मौका नहीं देना है वर्तमान को संवारने के लिए और भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आवश्यक है कि चुनाव में इनकी छुट्टी कर दो। बाकी काम तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार, एनडीए की सरकार आने के बाद स्वयं कर देगी। उत्तर प्रदेश काबीना ने डीजीपी की तकर्री से मुतालिक बड़ा फैसला किया है। हुकूमत ने डीजीपी की तकर्री के लिए नए ज़ाब्ते जारी कर दिए हैं। ये फैसला रियासत में अमन व अमान को मुस्तहकम बनाने के लिए लिया गया है। इस बारे में मजीद मालूमात के लिए हमारे नामानिगार विकास सिंह ने यूपी के वजीर सुरेश खन्ना से बात की। कल प्रदेश की कैबिनेट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रदेश में डीजीपी के चयन को लेकर कैबिनेट ने जो फैसला लिया है उसने अपनी मोहर लगा दी है। हमारे साथ प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं। आइए उनसे जानते हैं किस इस फैसले को किस नजर से देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस दिन से शपथ ली उसी दिन से सबसे ज्यादा फोकस उनको कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने पर रहा। उन्होंने प्रारंभ से ही जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम की बात कही थी। उन्होंने अपने स्तर से भरपूर इसको चरितार्थ भी किया। और लेकिन अभी तक जो डीजीपी के चयन की प्रक्रिया थी उसमें अपने तरीके से ये हम जो चाहते थे कि जो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से उत्तर प्रदेश को जिसको उत्तर प्रदेश के हालात की भी जानकारी हो, जन भावनाओं का भी सम्मान करे, उसके हिसाब से जो है वो चयन होने में काफ़ी कठिनाई आती थी। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने ये कल फैसला किया है कि अब नए तरीके से उत्तर प्रदेश के डीजीपी का चयन किया जाएगा और हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। तो ये सुरेश खन्ना जी जो कह रहे थे कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए जो कदम उठाने पड़ेंगे प्रदेश सरकार हर निर्णय आगे भी लेती रहेगी। कैमरामैन विशाल सोनकर के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। और आरएसएस के सरबराह डॉक्टर मोहन भागवत 2 रोजा कयाम पर चित्रकूट जिले के धर्मन नगरी पहुंचे, जहां संघ के अहदेदारों ने उनका इस्तकबाल किया। आरएसएस के सरबराह चित्रकूट में महाकौशल सूबे की कॉन्फ्रेंस के इजलास में उन्होंने शिरकत करेंगे। इसके साथ वो संतों और महंतों से भी मुलाकात करेंगे। वक्फ तरमीमी बिल पर जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल 7 नवंबर को कर्नाटक का दौरा करेंगे। कर्नाटक पहुंचने के बाद वो बीजापुर में एहतजाज करने वाले किसानों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि कर्नाटक के हैली और बीजापुर जैसी जगहों पर किसानों की जमीन को वक्फ जमीन करार देने पर काफी तनाज़ा हुआ है। मुझे लगता है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जिसको जेपीसी को 22 तारीख को रेफर किया गया, पिछले 2 महीने में हम अब तक लगभग 20 बैठकें कर चुके हैं। हर बैठकें आप मैराथन बैठक होती है सुबह 11 बजे शाम तक,
सबको बोलने का अवसर देते हैं। जितने लोगों को कहा जा रहा है, हमारे कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे अपोजिशन के हों चाहे रूलिंग पार्टी, जिसको कहते हैं कि इसको विटनेस के रूप में अपेयर कर लीजिए, क्योंकि सरकार ने अगर जेपीसी वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी को रेफर किया तो उसका उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा स्टेक होल्डर से, हितधारकों से बात कर सके। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्य की दरख्वास्त पर जेपीसी के सदर जगदम्बिका पाल कर्नाटक के दौरे पर जा रहे हैं। तेजस्वी सूर्य ने बताया कि जेपीसी के सदर कर्नाटक पहुंचकर बीजापुर में एहतजाज कर रहे किसानों से मुलाकात करेंगे। मैंने एक हफ्ते पहले जेपीसी चेयरमैन को इस मुद्दे के संबंध में एक चिट्ठी लिखा था और मैं उनसे निवेदन किया था कि वो कर्नाटका आए, हुबली, बीजापुर और अलग अलग जिले का प्रवास करे और किसानों के साथ बातचीत करे। चेयरमैन साहब ने अपने रिक्वेस्ट को मानकर 7 तारीख को कर्नाटका आने का फैसला लिए हैं और 7 तारीख को कर्नाटका में, हुबली में और बीजापुर में वहाँ के पीड़ित किसानों के साथ वो बातचीत करेंगे, उनके पिटिशंस को वो स्वीकार करेंगे और उनके शिकायतों को जेपीसी के सामने रखने का प्रयास हम करेंगे। और नीति आयोग के रुकन डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मसनूई जहानत सेहत के शोबे में इनकलाबी तब्दीली लाएगी। फिक्की के 18वीं सालाना हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि मसनूई जहानत बीमारियों की तशखीस में तेजी लाएगी। उन्होंने कहा कि इस इलाके में बहुत से स्टार्टअप आ रहे हैं। डॉक्टर पॉल ने कहा कि सेहतमंद भारत और तरक्की याफ्ता भारत बनाने में टेक्नोलॉजी सेहत के शोबे में अहम रोल अदा करेगी। भारत में बहुत सारे स्टार्टअप्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और इसी तरह से इंडस्ट्री राइजिंग टू द ओकेशन और कुछ एआई बेस्ड टूल्स अब ऐसे भी पहुंच चुके हैं जो कि उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिजिशियन असिस्टेंट है जो कि इंफॉर्मेशन पेशेंट से जो मिलते हैं उसका फैसला करने में मदद देता है। एक्सरे को देखने से पता चल जाता है कि ये टीबी होने का ज़्यादा चांस है या कोई और बीमारी। इस तरह से कुछ टेक्नोलॉजीज अब उस स्टेज पे भी पहुंच गई हैं जहाँ पे कि उनका एक्चुअल इस्तेमाल हो सकता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पहली एशियाई बौद्ध समिट में शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि महात्मा बुद्ध ने हमेशा दुनिया को अमन और हमदर्दी का पैगाम दिया है। सदर ने बौद्ध मत के मुकाम को हिंदुस्तान और एशिया की रूहानी और सकाफती तारीख में एक मुनफरिद मुकाम करार दिया। When the world today is facing an existential crisis on many fronts, not only strife but also the climate crisis, your large community has much to offer to humankind. The various schools of Buddhism show the world how to counter narrow sectarianism. Their central message remains focused on peace and non-violence. If one word can capture the Buddha Dhamma, it has to be Karuna or passion, which is what the world needs today. और अकीदत का त्योहार छठ आज से नहाए खाए के साथ शुरू हो गया है। आज अकीदतमंदों ने गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान और ध्यान के बाद सूरज देवता और छठी मैया की पूजा शुरू कर दी है। नहाए खाए को सात्विक तरीके से लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल के प्रसाद के तौर पर बनाया जाता है। सबसे पहले भगवान को नजराना पेश किया जाता है, फिर व्रत रखने वाले उसे खाते हैं। हमारे नामानिगार मधुरेश नारायण ने पटना में छठ घाट का जायजा लिया। आस्था के महापर्व छठ व्रत की शुरुआत आज नहाय खाए के साथ हो गई है। बड़ी संख्या में छठ व्रती गंगा घाट पे पहुंचे हैं और वो नहाने के बाद, यहाँ गंगा स्नान करने के बाद आज कद्दू और चावल के दाल का प्रसाद बनाएंगे और भगवान सूर्य और छठी मैया को भोग लगाएंगे। हमारे साथ कुछ छठ व्रती है, आइए जानते हैं कि छठ व्रत में आज नहाय खाए का क्या महत्व है। नहाने खाने का पहला बहुत महत्व है। इसमें हम लोग बहुत श्रद्धा से पहले पूजा, दूसरी पूजा, तीसरी पूजा सब करते हैं। कितने सालों से आप पूजा कर रही हैं? छठ व्रत कितने सालों से कर रही हैं? करीब 12-13 साल। 12-13 साल से आप छठ व्रत कर रही हैं। छठ का गीत आप लोग सुनाएंगी क्या?
दोहरी कलश वाले ले बरती पुकार है उगना सूरज देव लेहुना रगिया है उगना दीत मल लेहुना रगिया है धूप के मातल देव पल को ना खोले है कतगल उगथिन सूरज अल बेलवा हो कतगल उगथिन आदित्य अल बेलवा है दोरी नरियल वाले ले बरती पुकार है उगना सूरज देव लेहुना रगिया है उगना तमल लेहुना रगिया है धूप के मातल देवा पल को ना खोले है उगना सूरज देवा लेहुना रगिया है। तो कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर और कितने सारे लोग हैं जो जल लेने के लिए आए हैं और ऐसी ही भीड़ ऐसे ही आस्था का संगम आपको कल खरना के दिन और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के समय भी देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार वर्मा के साथ मधुरेश नारायण। छठ के त्यौहार के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अजीम त्यौहार छठ में आज नहाए खाए के मुबारक मौके पर तमाम हमवतनों को मेरी नेक ख्वाहिशात, खासतौर से तमाम व्रतियों को मेरी तरफ से मुबारकबाद। छठी मैया की बरकत से आप सबकी तमाम रसूमात कामयाबी से मुकम्मल हों, यही मेरी ख्वाहिश है। छठ का त्यौहार मशरक़ी उत्तर प्रदेश और बिहार में इंतहाई अक़ीदत और जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है, जिसमें बिहार और मशरक़ी उत्तर प्रदेश में लाखों ज़ायरीन इस त्यौहार को मनाने के लिए अपने घरों को आते हैं। इसके पेश नज़र शुमाल मशरक़ी रेलवे ने खुसूसी ट्रेनों की तादाद में इजाफा किया है। रेलवे की जानिब से 1516 फेरों में 194 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को ट्रेनों में आसानी से रिजर्वेशन मिल रहा है और मुसाफिर त्यौहार के दौरान महफूज और खुशगवार सफर कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन अफसर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि छठ के त्यौहार पर इन खुसूसी ट्रेनों को चलाकर बढ़ती भीड़ को कम करने और मुसाफिरों को मजीद मुतबादिल फराहम करने की कोशिश की गई है। मुसाफिरों का कहना है कि स्पेशल ट्रेन चलाने से टिकट कंफर्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम आराम से अपनी मंजिल पर पहुंच रहे हैं। छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने बृहद स्तर पर तैयारी की हुई है और रिकॉर्ड संख्या में हम लोग स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं। अभी डेली की पोजीशन भी हम लोगों ने निकाल के रखी हुई है कि डेली कितनी ट्रेनें चला रहे हैं। 5 नवंबर की बात करें तो 5 नवंबर को कुल 25 स्पेशल ट्रेनें हम लोग पूर्वोत्तर रेलवे के सिस्टम से, यानी कि जो पूर्वोत्तर रेलवे पे या तो ओरिजिनेट हो रही हैं या टर्मिनेट हो रही हैं, और 12 ट्रेनें ऐसी हैं जो यहाँ से पासिंग, यानी कि कुल 37 ट्रेनें स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं। इसी प्रकार से अगर 6 नवम्बर की बात करें तो 13 + 12 25 ट्रेनें यहाँ से जो ओरिजिनेटिंग या टर्मिनेटिंग है और 14 पासिंग ट्रेनें यहाँ से चल रही हैं। तो ये डेली की डेली पोजीशन हम लोग रेगुलर शेयर भी कर रहे हैं, जिससे यात्रियों को आसानी से इसके बारे में जानकारी मिल सके। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले के हवाले से भारतीय हुकूमत इंतहाई सख्त हो गई है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस वाक़े की सख्त मजम्मत की है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि हिंदू मंदिर में जो कुछ हुआ वो इंतहाई तशवीशनाक है। वजीर आजम मोदी ने भी इस पर तशवीश का इजहार किया है। वजीर खारजा ने कहा कि कनाडा ने मालूमात फराहम किए बगैर इल्जामात लगाने का एक तरीका बना लिया है। What happened yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning, and you would have seen the statement first by our official spokesperson and also the expression of concern by our Prime Minister yesterday. So that should, I think, convey to you how deeply we feel about it. अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। इस इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।
ये वोटिंग फैसला करेगी कि अगले 4 साल तक व्हाइट हाउस में कौन सा चेहरा रहेगा। आखिरी राउंड में वाहिद रियासत जिस पर दोनों उम्मीदवारों को जोर देते हुए देखा गया वो पेनिसिल्वेनिया थी और इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने पेनिसिल्वेनिया के शहर पीटर्सबर्ग में बड़ी रैलियों से खिताब किया। तो खबरनामे में फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, आदाब।